हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम 30x30 की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें जो पूरी सीडीपी के जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। कोई भी एक फिक्स टॉपिक नहीं है। जैसा कि आपका मॉक टेस्ट होता है, एग्जाम में पेपर आता है, वैसे ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं पूरी सीडीपी से। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपके लिए कि रचनावादी कक्षा क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम क्या होती है। एक तो वो गतिविधि आधारित आधारित केंद्रित होती है, या फिर वो छात्र केंद्रित, प्रश्न केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित होती है। देखिए, जब भी रचनावादी जो है कक्षा की बात की जाती है, तो रचनावादी कक्षा में सबसे पहले तो जो है वो छात्र केंद्रित होती है। अब छात्र केंद्रित क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो सारी गतिविधियाँ आ जाती हैं, उसमें जो प्रश्न भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट बेस्ड होती है, स्टूडेंट फोकस्ड होती है। अब स्टूडेंट फोकस्ड ही क्यों रखना है उसको? तो स्टूडेंट फोकस्ड रखने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, क्योंकि जब छात्र को हम केंद्रित कर देंगे तो उसको हम जो जो उसकी इच्छा के अनुसार जो उसकी रुचि है, हम उसी चीज़ को पढ़ाना चाहेंगे, शिक्षक उसी चीज़ को पढ़ाना शुरू करेगा। तो उसमें क्या हुआ कि छात्र को केंद्रित रखा गया है, और वही जो है सबसे एक अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही ढंग से मेल खाने वाली जोड़ी का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जीन पियाजे ने जब संज्ञानात्मक विकासताओं का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने जो 4 स्टेज बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों स्टेज जो हैं वो उसका उदाहरण के साथ में कौन सी मेल खा रही है, वो हमें यहाँ पर बताना। देखिए, संवेदीगामक अवस्था और जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसमें जो बच्चे के पास में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही जो है बच्चा सीखता है। ठीक है, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है बच्चे में एनिमिस्टिक थिंकिंग आ जाती है। एनिमिस्टिक थिंकिंग मतलब कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे के अंदर जो है बहुत सारी, जैसे कि वो क्रमबद्ध नहीं कर पाता वस्तुओं को। ठीक है, और प्री कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, बच्चा जो है प्रतीकों का उपयोग करने लग जाता है, और उसके सामने जो वस्तु होती है वह उसी वस्तु का जो है चयन करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि उस जो वस्तु उसके सामने रखी है उसका ही वो क्या करने लग जाता है, उसके बारे में, उसके वस्तु के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग और सोचने लग जाता है। ठीक है, प्रतीकों का उपयोग जो है ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है उसके अंदर आता है, मतलब कि चौथी स्टेज के अंदर जो है प्रतीकों का उपयोग आता है। ठीक है, तो संवेदीगामक अवस्था की बात की तो मेक बिलीव प्ले में संलग्न हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एनिमिस्टिक थिंकिंग की भावना आ जाती है, सजीव चिंतन की भावना विकसित होती है, तो सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें प्रतीकों का उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि जो फोर्थ स्टेज आती है ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें प्रतीकों का उपयोग करता है और क्रमबद्ध करना भी सीख लेता है। क्रमबद्ध करना जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीख जाता है, लेकिन उसका जो सबसे जो चरम विकास है वो फॉर्मल स्टेज के अंदर पहुंचता है। ये स्टेज भी गलत है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन में सक्षम हो जाता है, मतलब कि जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग में जो सक्षम हो जाता है, मतलब कि पहले नियमों को और उसके बाद उदाहरणों को समझने लग जाता है। तो फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ जो है क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत
करता है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ स्तंभ क है और एक तरफ कॉलम बी दिया हुआ है, तो हमें मिलान करना है कि कौन सा सही है। देखिए सबसे पहले जो गिफ्टेड स्टूडेंट आता है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि लैक रिगार्डिंग फ्लुएंसी, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली नहीं। तो देखिए यहाँ पर एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंस, मतलब कि जब प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो क्या करेगा कि उसकी शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उसके अंदर पाई जाएगी। तो पहले का यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, दूसरे के पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबल्ड। और लर्निंग जो डिसेबल्ड है मतलब कि सीखने में उसमें कोई ना कोई अयोग्य है, उसमें अधिगम अक्षमता है, अधिगम अक्षम है। अब अधिगम अक्षम है तो किस में है, लैक रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगी उसमें। तो सेकंड का हो जाएगा यहाँ पे ए, लैक रीडिंग फ्लुएंसी। ठीक है, क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब कि सृजनात्मक। अब सृजनात्मक होगा तो उसमें क्या होगा कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, मतलब कि कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीसरे का हो गया बी। ठीक है, अब है एट अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब कि ADHD। और ADHD होगा तो उसमें क्या होगी, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टिव इजिली, आसानी से विचलित होने की आदत होगी, क्योंकि उसमें हाइपर एक्टिव जल्दी हो जाता है बच्चा, कि उसके बारे में जैसे कि दो चीज़ों की वस्तुओं पर ध्यान दिया, तो बच्चों के सामने जैसे कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो बच्चे का ध्यान उस प्रयोग पर बहुत कम होगा और वो उसका ध्यान आगे चला जाएगा कि अब इससे आगे क्या होगा, हाइपर एक्टिव हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले का डी हो गया, तो DABC। तो DABC की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर DABC मिलता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बच्चे को हम कोई भी गतिविधि कराने चाह रहे हैं, अधिगम कराना चाह रहे हैं बच्चे से, लेकिन उसे या तो हम पुरस्कार दे रहे हैं या फिर दंड देंगे। तो जब हम पुरस्कार और दंड के बलबूते से प्रयोग करेंगे तो आप में क्या होगा कि आप में जो है सबसे ज़्यादा तो एक तो बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, बाह्य इंटरनल बाह्य मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसे कि अभी आपसे कही दूं मैं कि सीटेट एग्ज़ाम जो पास करेगा इस वक्त, उसको मैं एक आईफोन दूं और वो भी आईफोन 17 प्रो मैक्स, तो आप सब में क्या हो गया, पुरस्कार के लिए जो है मोटिवेशन हुई कि पुरस्कार लेना है, किसी भी तरीके से सीटेट पास होना है, तो आप पुरस्कार के लिए सीटेट पास कर लोगे। तो आप में जब पुरस्कार के लिए सीटेट पास करने की इच्छा जागृत हुई, तो एक तो आप खुद तैयार नहीं थे सीटेट एग्जाम के लिए, तो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कम होगी और आपकी बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या होगी, जब आपको अब कुछ दिनों के बाद मान लीजिए आपने सीटेट पास कर लिया और उसके बाद ना तो आपको कोई पुरस्कार दिया जाए और ना ही आपको जैसे कोई दंड की बात की जाए कि नहीं नौकरी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आगे जब DSSP की या एग्ज़ाम होगी या फिर जो KVS NVS की वैकेंसी आएंगी या फिर जो है EMRS की, तो कोई सी भी एग्ज़ाम दोगे तो आपकी उसमें रुचि नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी उस एग्ज़ाम में बैठने की, ना ही उसको पढ़ने की रुचि होगी, क्योंकि आपने अभी तक जो है या तो पुरस्कार से और या फिर दंड के बलबूते से जो है अभिप्रेरणा को जागृत किया था। तो यहाँ पे देखिए एक तो अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा कम नहीं होगी, बल्कि पुरस्कार और दंड दिया जाएगा तो बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गलत होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, गलत। आंतरिक अभिप्रेरणा उल्टी कम हो जाती है, इसके विपरीत जो आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह बच्चे को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल गलत है, इसमें बच्चे को प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है, निपुणता पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि बच्चे को प्रोत्साहित निपुणता के लिए थोड़ी कर रहे हैं, उसमें तो सिर्फ उसको जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसके लिए वो प्रोत्साहित हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। इस पुरस्कार और दंड का प्रभाव यही पड़ेगा कि बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो कम होती जाएगी पढ़ाई के प्रति या फिर कोई भी गतिविधि कराएं उसके प्रति। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है
एक शिक्षक जो है अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे को उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है और इसको कहा जा सकता है। देखिए टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे, असेसमेंट कर रहा है। और असेसमेंट कौन सा कर रहा है, एक तरीके से जो यहाँ पर के मूल्यांकन मतलब कि परीक्षण कर रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है यहाँ पर कि टीचर जो है साथ साथ में क्या पढ़ रहा है, एक प्रोज, इंग्लिश का एक गद्य प्रोज पढ़ रहा है लाउडली, ठीक है, जोर से पढ़ रहा है। और जब पढ़ते पढ़ते बीच में जब कोई भी परीक्षण किया जाए कोई भी, तो पढ़ाई के बीच में जब उसने क्या किया कि बच्चे को उच्चारण में कठिनाई हो रही है, तो सीखने का आकलन, बच्चे ने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, सिर्फ उच्चारण कर रहा है, तो उच्चारण के हिसाब से जो है कठिनाई की पहचान हो रही है, तो सीखने का आकलन भी नहीं होगा, सीखने के लिए मूल्यांकन नहीं, योगात्मक मूल्यांकन नहीं, तो यहाँ पे होगा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे जोर जोर से पढ़ते हुए बीच में सिखा रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन और योगात्मक आकलन में देखिए क्या अंतर है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि जो है दूसरे का जब आकलन किया जाता है, ठीक है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी है और आप उसी के लिए उसका आकलन कर रहे हैं, ठीक है, और एक होता है समेटिव और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट दो जो है एग्जाम के मध्य में, सॉरी एग्जाम के मध्य में नहीं, सत्र के एग्जाम में चैप्टर के मध्य में किया जाता है, जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन जो है, समेटिव योगात्मक मूल्यांकन जो होता है सत्र के बाद में, जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई और वार्षिक परीक्षाएं हो गई, तो वहाँ पर जो है समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा और विचार के बीच संबंध के अंतर को भरे, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश को प्रभावित करता है और ले वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डैश डैश को विकसित करने में मदद करता है। देखिए जीन पियाजे और जो वाइगोत्स्की हैं, इन दोनों के भाषा के विचार बहुत मजबूत थे। इन दोनों ने भाषा को बहुत जो है मजबूती से जो सीखा है। देखिए जीन पियाजे तो क्या कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें पहले विचार आता है, जीन पियाजे कहते हैं, और उसके बाद वो भाषा सीखता है। ठीक है, लेकिन वहीं जो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है, तो वाइगोत्स्की ने समाज में साथ इंटरेक्ट की बात की है, अंतःक्रिया की बात की है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो पहले क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा, और उसके बाद में उसमें सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या आ रहा है, जीन पियाजे। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान अर्थात जो विचार हैं वो भाषा को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले संज्ञान आएगा, तो पहला ऑप्शन में संज्ञान है और उसके बाद भाषा है। ठीक है, क्योंकि संज्ञान भाषा को प्रभावित करते हैं जीन पियाजे के अनुसार। और ले वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा जो है संज्ञान को प्रभावित करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों को नज़रअंदाज करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो क्यों करेंगे, क्योंकि ये कौन सी कोलबर्ग ने अपने जब नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था तो इन्होंने 3 स्तर दिए थे, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो इन्होंने जो तीनों स्तर में हर एक स्तर में 2 स्टेज बताई थी। तो जो पहला स्तर होता है उसी के अंदर में आती है एक स्टेज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पनिशमेंट मतलब कि इसमें बच्चा जो है सजा, दंड और आज्ञा की भावना से जो है अब क्या करता है, कोई भी कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि बच्चे दूसरों के इरादों को नज़रअंदाज करते हैं और इसके बजाय इरादों को तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो नकारात्मक परिणाम क्या है, मान लीजिए हमने बच्चे से कहा कि बेटा वहाँ पे जो है मेहमान आए हमारे घर में, तो आप क्या करो कि ये प्लेट जो है उनके पास रख के आओ उनके सामने। तो बच्चा क्या करेगा, एक तो डर के मारे प्लेट रखेगा, दूसरा मेहमान आए हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं कि पैर नहीं छुए तूने। तो बच्चा किस कारण से पैर छुएगा कि अगर पैर नहीं छुए तो इन मेहमान अंकल के जाने के बाद में धुनाई होगी उसकी ज़बरदस्त।
तो वो क्या कर रहा है, दंड की वजह से जो है उस कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की का रुझान क्या होता है, इसमें क्या करता है कि लड़का और लड़की जो होते हैं सम्मान की भावना रखते हैं, एक दूसरे से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते भी हैं। ठीक है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखीकरण के उनसे स्टेज, इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में कि जो समाज में जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का जो बच्चे पालन करते हैं। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मतलब कि समाज में जो नियम बना होता है, जैसे कि बच्चा जो है खुद कि उसके लिए जो अच्छा है वही किया जाता है, चाहे समाज की तरफ से वो नियम नहीं बना हो, लेकिन उनको जो जीवन के लिए जो अच्छा लगता है वही करते हैं। जैसे कि अभी रोड पर क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, और रोड पर जब एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या बनता है कि हमें जो एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, चाहे उसके लिए रेड लाइट तोड़नी पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले क्या है, उसे जो अच्छा लगता है वही करना पड़ा तो करेगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो गलत कथन पूछा है हमसे। तो बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। जब भी स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो जहाँ भी मानकीकृत परीक्षाओं, मानकीकृत परीक्षण या फिर जो मानकीकृत परीक्षण की बात की जाए तो उसको गलत कर देना, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड होता है। और यहाँ पे पूछा है नहीं हमसे, तो ये नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि की को जो है मापा नहीं जा सकता बिल्कुल सटीक रूप से। हम लगभग में बता सकते हैं कि इसका आईक्यू लेवल कितना है और इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट तरीके से नहीं माप सकते। ठीक है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है कि बुद्धि का पूरा एक समूह होता है और उसके अंदर अलग अलग जो है बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि अंकीय योग्यता है, शब्दीय योग्यता है, इसके अलावा जो है स्थान योग्यता है, दिशा योग्यता है, अंतर्वैयक्तिक योग्यता है और अंतर्वैयक्तिक योग्यता है। तो अलग अलग बुद्धियाँ स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। बुद्धि जो है आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो बिल्कुल सही बात है, बुद्धि जो है वातावरण और जो जेनेटिक्स हेरिडिटी वंशा आनुवंशिकी का परिणाम है। ठीक है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी के सामने, जैसे कि भूखा कुत्ता हो और उसके सामने अगर हम भोजन रख दें तो वो भोजन पर टूट पड़ेगा और वो भोजन की अपने उसमें शरीर में चाहे पहले बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में फिर भी एनर्जी आएगी और वो भोजन प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति कमज़ोर विद्यार्थी है और उसके सामने ऐसे जो है परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिससे वो बुद्धिमत्ता हो जाए, तो प्रेरक प्रदान कर करके हम उसकी बुद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा और इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक अभिकथन है और एक तर्क दिया हुआ है। देखिए, अभिकथन में कहा गया है किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोणों और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। जब जेंडर रोल्स की बात की जा रही है तो जेंडर रोल्स में जो जो भूमिकाएं हैं तो वो फिल्में और विज्ञापन जो है एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि फिल्मों में आजकल जो हर व्यक्ति जो है स्मार्टफोन से या फिर जो टेलीविज़न से सभी के माध्यम से जो फिल्मों और या फिर न्यूज़पेपर हो गया उन सभी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो जेंडर रोल्स की बात की जा रही है और जो जेंडर स्टीरियोटाइप की जो है ये एक बड़ा प्रभाव डालती है। ठीक है। कारण क्या है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, सही विकल्प चुने। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि समाजीकरण की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो प्राथमिक संस्था में जो परिवार आता है और आस पड़ोस के लोग आते हैं। लेकिन वहीं द्वितीयक संस्था की बात की जाती है तो उसमें विद्यालय आता है, मीडिया आता है, धार्मिक स्थान आते हैं, किताबें आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं। तो यहाँ पे मीडिया जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था नहीं है बल्कि ये एक द्वितीयक संस्था है। तो कारण यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। तो कथन तो सही है और कारण गलत है। ठीक है। तो कथन सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक जो है
लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? देखिए क्रिकेट विषय, क्रिकेट पर खेल है और उस खेल पर जो है यहाँ पर एक कक्षा में चर्चा हो रही है। अब अध्यापक क्या कर रहा है कि लड़कियों से इतनी ज़्यादा उनसे चर्चा नहीं कर रहा है क्रिकेट पर, और उनसे जो है कह रहा है कि तुम चुप बैठो, तुम नृत्य गान पर ध्यान दो। लेकिन वहीं वो लड़कों से अधिक अवसर दे रहा है, उनसे अधिक चर्चा कर रहा है क्रिकेट के बारे में। तो ऐसा करके वो क्या कर रहा है? देखिए रूढ़िगत जो चुनौतियों को कम कर रहा है, बिल्कुल गलत है। ये तो उल्टा चुनौतियों को बढ़ा रहा है, चुनौतियों को अवसर दे रहा है कि चुनौतियां जो पहले जैसी थी उनसे और ज़्यादा बढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कों को अवसर दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा। एक तो ये भेदभाव कर रहा है, ठीक है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। ये जेंडर पूर्वाग्रह है, जो पहले से जो है जेंडर बायस, जो पहले से अवधारणाएं बनी हुई है, उनको जो यहाँ पर पालन कर रहा है, उनको जो यहाँ पर अपना रहा है ये शिक्षक। कि पहले से जो समाज में मान्यताएं हैं कि लड़कियाँ खेल नहीं खेल सकती और लड़के ही खेल खेल सकते हैं, तो ये उन पूर्वाग्रह अवधारणाओं को उनका पालन कर रहा है, ठीक है। जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, गलत बात है। अगर जेंडर समानता का अनुसरण करता तो वो लड़के और लड़कियों दोनों को जो है बराबर का अधिकार देता, उनसे बराबर का जो क्रिकेट पर चर्चा का अवसर लेता, ठीक है। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को जो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, बिल्कुल गलत है। जेंडर रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को तोड़ कहाँ रहा है? वो तो उनको बढ़ावा दे रहा है उल्टा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी नए विषय को पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है, क्या क्या बातें जानना जरूरी है अगर हम एक नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? तो सबसे पहले वो बातें करते हैं जो बच्चे पहले से ही जानते हैं, क्या वही पढ़ाना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी आपको कल वाली क्लास में दिया था कि पियाजे, कोलबर और वाइगोत्स्की की जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, तो क्या आज की क्लास में भी वही क्वेश्चन लेके आऊँ सेम? तो ऐसा तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा सही करेंगे, ऐसा करेंगे तो सेम के सेम नहीं लेके आना है, लेकिन हाँ उनसे कुछ मिलते जुलते लेकर के आना है। जैसे कि आज की क्लास में भी जो कुछ पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ठीक है, जो बच्चे पहले से ही जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं लेके आना है कि सेम टू सेम जो बच्चा जानता है कि 2 + 2 = 4 होते हैं, लेकिन इस 2 + 2 4 तो होते हैं, लेकिन हम उनको समझाना चाहिए कि 1 + 3 भी 4 होते हैं बेटा। तो कुछ अलग हुआ, लेकिन कल वाला ही कुछ था मैटर। तो मिलता जुलता लेकर के आना है, एग्जैक्ट नहीं लेकर के आना है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आम तौर पर प्रचलित गलतफहमियाँ, बिल्कुल सही बात है, गलतफहमियाँ भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो यहाँ पर मिसकंसेप्शन, भ्रांतियाँ जो चल रही हैं, बच्चे को कोई गलतफहमी हो गई कि अभी मैंने बताया कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन उसके सामने कहीं से किसी ने बताया कि सर 5 - 1 भी 4 होता है। तो उसकी भ्रांति को दूर करो कि ये भ्रांति, ये 5 + 5 - 1 किया फिर भी 4 क्यों आए? क्योंकि हम तो सिर्फ उसे योग करना सिखा रहे थे, लेकिन कहीं से जब उसके दिमाग में भ्रांति आ गई कि सर ऐसे भी 4 होता है, तो हम उसकी भ्रांति को दूर करेंगे, जो प्रचलित भ्रांतियाँ हैं। तो ये भी सही हो गया। विषय को सीखने की पूर्व शर्त, बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जो है विषय है, और उस विषय के बारे में ही हमको सीखना है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी आप किस कारण से पढ़ रहे हैं और सीडीपी का क्या महत्व है? तो सीडीपी का क्या महत्व हो गया, जैसे कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, तो वो यहाँ पर बताया गया। और सीडीपी हमें ये सिखाती है कि शिक्षण किस तरीके से करना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे कौन से शिक्षण विधि से ज़्यादा सीख पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको उसी शिक्षण विधि से समझाना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा जो है व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन अगर बच्चों को हम खेल विधि से पढ़ाएं तो खेल विधि से बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली क्या हो गई? खेल विधि हो गई। तो फोर्थ भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1 2 3 चारों ही सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उन बच्चों को के लिए
जो मूर्त संक्रियात्मक चरण में है शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके जो 4 चरण हैं, 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से जो है बच्चा कौन से चरण में है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, क्रमबद्ध कार्य दीजिए, बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, क्रमबद्ध कार्य तो देना चाहिए, क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर बच्चा जो है क्रमबद्ध वस्तुओं को नहीं रख पाता, लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो बच्चा जो है वस्तुओं को क्रमबद्ध करना सीख जाता है। तो क्रमबद्ध कार्य दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठोस संसाधन दे, गिव कंक्रीट रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है, नाम से ही पता लग रहा है अवस्था कैसे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो मूर्त, मूर्त मतलब कि उसके सामने एग्जैक्ट वस्तु दे दीजिए, जैसे कि उसके सामने साइकिल खड़ी रख दी और फिर उससे पूछा कि साइकिल की विशेषता क्या है, तो उसने कहा कि इसमें 2 पहिए हैं, एक हैंडल है, एक सीट है और एक पीछे बैठने के लिए दूसरी सीट है, ठीक है। तो उसने ये विशेषता बता दी, और पैडल मारने के लिए इसमें पैडल है क्योंकि, और ये पैरों से चलती है पैडल मार के। तो क्या कर दिया हमने, उसके सामने वस्तु दे दी, ठोस संसाधन दे दिए ना, तो बिल्कुल सही है, ये भी देना चाहिए। तीसरी, ऐसी समस्या दीजिए जिनमें अमूर्तन की आवश्यकता हो, बिल्कुल सही बात है, अमूर्तन की आवश्यकता मतलब कि मूर्त की आवश्यकता हो, अमूर्तन की आवश्यकता हो, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अमूर्तन नहीं देना चाहिए। जो अमूर्तन है वो यहाँ पर किस में देना चाहिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, उसके अंदर जो यहाँ पर बच्चा सोच पाएगा कि उसके सामने कोई वस्तु नहीं है, फिर भी हमने कहा उससे कि शेर कैसा होता है, तो बता देगा कि 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं और वो दहाड़ता है। तो ये थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा, और नेगेटिव पूछा है हमसे, नहीं है, तो नहीं का नहीं आंसर हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न का आंसर, ठीक है। वर्गीकरण के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें जो बच्चा जो है क्लासिफिकेशन कर सकता है वस्तुओं को जो अलग अलग, जैसे कि हमने यहाँ पर गोल वस्तुएं दे दी, कुछ वस्तुएं गोल जो कि छोटी बड़ी हैं, और कुछ हमने चौकोर दे दी, इस तरीके से आयताकार दे दी। तो हमने बच्चे से कहा कि गोल वस्तुएं अलग कर दीजिए और बाकी सभी वस्तुएं अन्य आकृति की एक साइड कीजिए, तो बच्चा उनका वर्गीकरण कर पाएगा आसानी से। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भावना के वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया के बीच संबंध की कल्पना जो है, संकल्पना इस प्रकार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के बीच में संबंध कैसा होता है। अब जब हमने संज्ञान और संवेग पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने कुछ थ्योरी की क्लास की थी, तो संज्ञान और जब संवेग पढ़ा था, कॉग्निशन और इमोशन, तो बताया था कि संज्ञान और संवेग जो होते हैं एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरविंड होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। केवल संवेग ही संज्ञान को प्रभावित करते हैं, नहीं। केवल संज्ञान ही संवेग को प्रभावित करता है, ये भी नहीं। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं। एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। तो 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक समूह में समूहित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है। देखिए अभी मैं आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ अंक लिख रहा हूँ, और ये अंक जो है आपके मान लीजिए एक किसी मोबाइल नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर है, ठीक है। मैंने रैंडमली लिखा है, कहीं आप कॉल करके सोचें, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, रैंडमली लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको 8 बना लीजिए जब रैंड, तो देखिए अब इस इतने 10 अंक के मोबाइल नंबर को याद रखेंगे तो आप किस तरीके से रखेंगे। ये तो है नहीं कि आप इसको एक तरफ ही याद रखेंगे, कि जैसे कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके 9 और 8 82 करोड़ 94 लाख 61,036, ऐसा तो आप याद नहीं करेंगे। हम इसको टुकड़ों में याद करेंगे, और टुकड़ों में कैसे याद करेंगे, या तो हम जैसे 98, 29, 46, 10, 36, या फिर हम 3-3 के अंकों में तोड़ लेंगे, जैसे 982, 9 से 46, 1036। तो हमने जब इस लंबी श्रृंखला को टुकड़ों में याद कर लिया, टुकड़ों में मतलब कि उसके कई टुकड़े कर दिए, और इस टुकड़े को जब याद कर लिया तो इस टुकड़ा करके हमने जब याद करने की जो रणनीति है ये कहलाती है चंकिंग। क्या कहलाती है, चंकिंग कहलाती है, ठीक है। क्योंकि चंकिंग के द्वारा ही हम जो है लंबी श्रृंखला है उसको तोड़ करके याद कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है,
देखिए एसिमिलेशन होता है आत्मसात, कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दें हम। जैसे कि बच्चा साइकिल चलाना जानता है, अब उसने बाइक चलाने की जो सीखना चाह रहा है, तो साइकिल का ज्ञान बाइक चलाने में उसको काम आएगा। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात करना कहलाता है। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है खुद की सोच के बारे में ही सोचना। ठीक है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जैसे मेरी सोच है अच्छी है, मैंने मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचा, फिर मैंने अपनी उस सोच के बारे में दोबारा सोचा कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में अच्छा ही क्यों सोचा, बुरा भी तो सोच सकता था। तो इस तरीके से खुद की सोच के बारे में ही सोचना ही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग थ्योरी दी थी जो, और कंडीशनिंग थ्योरी जो है पावलाव ने दी थी, जिन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन चंकिंग यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन करना इसके महत्वपूर्ण भाग है। तो किसके महत्वपूर्ण भाग है, जब हम क्या करेंगे, पहले नियमों को सरल कर रहे हैं, नियमों को सरल करके याद कर रहे हैं और सरल करके हम उन्हें प्रयोग में ले रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया, और फिर नए स्पष्टीकरण तैयार कर रहे हैं और अंत में हम परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो रटना और याद करना बिल्कुल गलत है, रूट मेमोराइजेशन तो करानी नहीं है, आत्मसात करना नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक समस्या का समाधान किया है। और समाधान किस तरीके से किया है, पहले हमने नियम पढ़े, उसके बाद उस नियम का हमने प्रयोग किया, फिर स्पष्टीकरण तैयार किया, और उसके बाद में जो परिणाम आया उसका हमने मूल्यांकन किया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 16, कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत कथन हमसे यहाँ पर पूछा है। देखिए, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा है, छोटी बात है, उसमें जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को जानने की, तो भ्रांतियाँ और जो मिसकंसेप्शन है और जो कॉन्सेप्ट है वो स्वाभाविक ही बन जाते हैं। तो पहला यहाँ पर सही है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना है, उनको बढ़ावा देना है। क्योंकि जब भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी तभी तो जो शिक्षक से वो सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जो है उनको आंसर मिलेगा, तो उनकी भ्रांतियाँ मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगी। तो प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे जिस समाज में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ से उनके दिमाग मस्तिष्क में जो है मिसकंसेप्शन और भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उनकी भ्रांतियाँ जो होती हैं दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो समाज में रह रहे हैं और उनके समाज के नज़र से वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी तो उसमें जो भ्रांतियां हैं बच्चों की, वो जो है भ्रांतियां जिस तरीके से शिक्षक के सामने लेकर आता है, तो उससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा अभी कितने स्तर पर है, कितने लेवल पर है। तो शिक्षक फिर उसी लेवल से पढ़ाते हुए बच्चे को आगे बढ़ाता है। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और हमसे पूछा है नहीं वाला, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई प्रश्न नंबर 17 है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि। तो देखिए, प्राथमिक स्तर है और इसमें प्राथमिक स्तर पे जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है उसको प्रोत्साहन क्यों करना चाहिए। तो प्रोत्साहन तो करना चाहिए क्योंकि प्राथमिक स्तर पे है, और प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा मल्टी सेंसरी बहुत संवेदनीय उपागम करेगा, तो इसके माध्यम से बच्चा जो है अधिगम का क्या करेगा और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। क्योंकि जब उसकी संवेदनाएं, जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, और इन संवेदनाएं हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब बच्चा सीखता है तो क्या करता है, वो अपने क्या करेगा,
संवेदनाएं जब उसकी जागृत होती हैं तो उसका अधिगम जो है प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। समय बचाने के लिए नहीं करना है हमें। ठीक है, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। ओबीडेंस बिल्कुल गलत है। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बिल्कुल सही बात है कि मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है, यह अधिगम को और मोर इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौका देता है। शिक्षा से तो बच्चे को वर्जित करना ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। एनईपी जो है 2020 में कौन कौन सा कथन प्रस्तावित है वो हमसे यहाँ पर पूछा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बिल्कुल सही बात है। एनईपी 2020 में और एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चा जितनी ज़्यादा भाषा सीखा हुआ होगा उसके उतने ही अच्छे संज्ञानात्मक लाभ है, उसके उतने ही कॉग्निटिव बेनिफिट भी उसको बच्चे को मिलेंगे। क्योंकि बच्चा जब पहले से ही बहुभाषी से है तो उसका जो विद्यालय में आएगा या फिर जो आगे की शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाओं को से और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करवाएगा क्योंकि वो पहले से ही बहुभाषी है। ठीक है, दूसरा है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति बाधक है। नहीं, बाधक नहीं होगा, बल्कि जो है संसाधन का काम करेगी, रिसोर्स का काम करेगा। ठीक है, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी या एक से अधिक, दो या दो से अधिक भाषाएं जानता है तो वो उसको सीखने में जो है संसाधन, रिसोर्स का काम करेंगी, बाधा का काम नहीं करेंगे। स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि बच्चों को अंग्रेजी भाषा ही बोलनी पड़ चाहिए। पहली बात, विद्यालय में जाते ही उनकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अधिगम की कौन सी दशा है जिस पर विद्यालय में सबसे पहले सबसे अधिक बल देना चाहिए। जैसे कि दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। बिल्कुल सही, गलत बात है। दूसरों का जो पैसिव जो है इमिटेशन तो करना ही नहीं है, जबकि एक्टिव इमिटेशन की बात होती तो वो यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। बिल्कुल सही बात है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में हम जो है क्या करें, इंटरेक्ट करके जो ज्ञान है और कौशल है उनका अर्जन कर लें। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विषय वस्तु का रट्टा नहीं मारना है और उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पर जोर देना है कि परिवेश में रहते हुए, एनवायरनमेंट में रहते हुए हमें क्या करना है कि जो भी जो इंटरेक्शन हो उसमें नॉलेज हो, जो एक्विजिशन हो, स्किल हो, उनको अर्जित कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा से क्या प्राय इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में चाहे कमज़ोर वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे जो है बच्चा किसी भी क्षेत्र से हो, उन सबको एक साथ में शिक्षा दी जाती है। चाहे वो दिव्यांग बालक हो, ये चाहे कैसे भी तरीके डिसेबल्ड बालक हो, सबको जो है एक, चाहे वो गिफ्टेड स्टूडेंट हो, सबको एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा में। तो योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल सही बात है। गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराने का ही सबसे अच्छा काम जो समावेशी शिक्षा का है। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। बिल्कुल गलत। अंग्रेजी भाषा नहीं, बल्कि उनकी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में उपलब्ध कराया जाए। नहीं, गलत है। जरूरी नहीं है कि सरकारी विद्यालय में उपलब्ध कराए जाए। जो प्राइवेट, जो निजी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी जो है समावेशी शिक्षा को लागू कर दिया गया और सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। नहीं, क्योंकि सब समावेशी शिक्षा ही नाम से पता चल रहा है कि इसमें सभी तरह के स्टूडेंट जो है उनको साथ में शिक्षा दी जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का तात्पर्य है। क्रमबद्धता और क्रमबद्धता का तात्पर्य क्या है? किसी के स्कूल के जैसे संस्थानों का स्थानिक मानचित्र बनाने की क्षमता। नहीं,
वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। बिल्कुल सही बात है कि क्रमबद्ध रखना है। जैसे कि हमारे सामने एक गोल वस्तु ये है, एक इससे बड़ी, एक इससे बड़ी और एक इससे बड़ी है। तो इन सबको जैसे हमने अभी क्रमबद्ध कर दिया है, तो उसकी व्यवस्थित करने के आधार पर, आयाम के आधार पर, उनका आयाम मतलब कि उनका जो है शेप जो है, उसके जगह जो है वो गिरती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो उस आयाम के आधार पर व्यवस्थित करना, उसको क्या कहेंगे हम? क्रमबद्ध करना कहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रमबद्ध करने का यही एक तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है? देखिए, जब क्रिएटिविटी की बात की जा रही है तो क्रिएटिविटी की क्या विशेषता है? एक अलग अनिवार्य जो है, सेंट्रेशन इन थॉट, विचारों में एकाग्रता, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इम्पल्सिव या फिर भिन्न सोच। तो यहाँ पे देखिए, विचारों में एकाग्रता, जब आपके विचार ही एकाग्र हो जाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता ही आपको केंद्रित कर दी, उसके सोचना ही नहीं देना है, सिर्फ आपकी सोच को ही सीमित कर दिया, तो वो तो जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है आपसे जो है क्लोज माइंडेड, क्लोज बॉक्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है भारत की राजधानी क्या है, तो आप सीधा आंसर दे दोगे नई दिल्ली, तो आपकी सोच जो है विकसित नहीं हुई। तो अभिसारी सोच जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये भी जो क्रिएटिविटी का विशेषता नहीं है। ठीक है, इम्पल्सिव होगा नहीं। और भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग की जब हम बात करेंगे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आपने उत्तर दिया नई दिल्ली है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। लेकिन वहीं मैं पूछूं आपसे कि भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली ही क्यों बनाई गई, किसी और जगह को क्यों नहीं बनाया गया? तो ये क्या हो गया, आपके दिमाग में सोचने को, जो क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा कि नई दिल्ली क्यों बनाई, मुंबई, कलकत्ता और किसी भी शहर को बना सकते थे। तो जहाँ पर आपका ओपन एंडेड हो, ओपन बॉक्स हो, मतलब कि जिसके एक से ज़्यादा प्रश्न हो, वहाँ पर आप प्रश्न, एक ही प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर हो, तो वो आपकी जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सीसीई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। बिल्कुल सही बात है कि छात्र का लेवल कितना है, उसकी समझ कितनी है। मान लीजिए बच्चे की समझ कक्षा 6 तक की है और आप उसको 7वीं तक के नहीं पढ़ा सकते, तो उसको उसी लेवल के आधार पर समझाओगे। ठीक है, तो छात्र की सबसे पहले समझ आंकोगे कि उसकी जो समझ, उसका आईक्यू लेवल कितना है, और उसी के आधार पर उसके पाठ्यक्रम है और उसकी जो शिक्षण विधि है उनको रूपांतरित करना है कि बच्चे को जो पाठ्यक्रम है उसको जटिल तरीके से ना पढ़ा करके बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाते हुए ले जाना है, और शिक्षण विधि का, अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना नहीं। हाँ, छात्रों को तो किसी विषय में हम विफल घोषित नहीं कर सकते, फेल तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, तो हमें जो है परफॉर्मेंस की जो है उनको जो है कंपेयर नहीं करना है, तुलना भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक दूसरे बच्चों में हीन भावना विकसित होगी। ठीक है, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, क्लासीफाई करना ही करना, कि जैसे कि जो हमने फिक्स कर दिया, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट फर्स्ट में जो 60 से ऊपर जिनके नंबर आए वो एक साइड हो जाओ, और 60 से जो नीचे आए वो एक बच्चे एक तरफ हो जाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे हीन भावना के शिकार होंगे और बच्चे का जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जब ले वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत नहीं दिया था, यूनिवर्सन का नहीं दिया था, इन्होंने सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया था, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने का डैश दृष्टिकोण बताता है कि ठोस प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को झुकाव के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, सीखना चाह रहा है कोई बच्चा और सीखेगा तो उसको चाहिए क्या, या तो हम पुरस्कार दें या फिर हम उसको प्रोत्साहन दे दें, इंटरनल मोटिवेशन दे दें, तो ये किसके झुकाव के लिए प्रेरित करेंगे? सोशियो कल्चरल की तरफ नहीं,
सोशियो कल्चर की तरफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में रह करके जो है आगे बढ़ना होता है। व्यवहार को जो है व्यवहार के झुकाव की तरफ प्रेरित करेंगे, कि जब प्रोत्साहन देंगे, हम उसको पुरस्कार देंगे, तो बच्चे का जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा उससे। क्योंकि जैसे अभी मैं आपको कहा था कि सीटेट के एग्ज़ाम जो पास करेगा उसको मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स दूँ, गिफ्ट करूंगा, तो आपका व्यवहार एकदम से चेंज हो जाएगा और आप पढ़ाई के प्रति तत्पर हो जाओगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बच्चे में दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, बच्चे के पास है। जब वो दूसरे के इरादों और दूसरे के इच्छाओं को समझने की क्षमता हो रही है, तो उसके पास में किस तरीके की बुद्धि है? तो इसके पास में जो बुद्धि है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि बच्चा दूसरे की जो इरादे हैं और दूसरे की इच्छाओं को समझने की क्षमता रखता है। पारस्परिक बुद्धिमत्ता हिंदी में अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में वही है, इंटरपर्सनल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेचुरलिस्टिक बुद्धि क्या होती है? देखिए, नेचुरलिस्टिक बुद्धि जो होती है प्राकृतिक बुद्धि होती है, जिसका संबंध जो है प्राकृतिक, जैसे कि किसान हो गए और जो कृषि वैज्ञानिक हो गए, उनसे यहाँ पर होता है। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस, देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस वो होती है स्थान, जैसे कि मूर्तिकार जो हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनका जो है स्थान की बुद्धि पाई जाती है। और इसके अलावा दिशा वाली बुद्धि जो बात करें तो वो पायलट और नाविक के अंदर पाई जाती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब कि व्यक्ति खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचता है, खुद के अंदर से खुद को इरादों और इच्छाओं को समझता है, वो होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो होते हैं साधु सन्यासी जो होते हैं, उनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ले वाइगोत्स्की द्वारा बच्चे के स्वयं से बात करने के लिए कार्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है? यहाँ पे बात की गई है कि बच्चा खुद से बात करता है। जैसे कि अभी मैंने कल की क्लास में पियाजे, कोलबर और वाइगोत्स्की का जो प्रैक्टिस सेट कराई थी, क्लास की थी, उस क्लास में भी बताया था कि जब बच्चा एक गद्य है, एक जो है एक गद्यांश है, और उस गद्यांश को जो बच्चा ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, और ज़ोर ज़ोर से पढ़ तो रहा है, लेकिन वो इतना भी ज़ोर से नहीं पढ़ रहा और उसको स्वयं ही सुन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हम निजी भाषण कहेंगे, क्योंकि वो स्वयं से बात करने के वर्णन कर रहा है। यहाँ पे क्या है? स्वयं से बात करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? हम निजी भाषण कहेंगे। अहम केंद्रित बात नहीं कहेंगे, जोर से बात करो नहीं, इसके फोल्डिंग नहीं, इसके फोल्डिंग होती है जैसे कि उसको जो है टेम्परेरी हेल्प दी जाए, उसको हम इसके फोल्डिंग, पहाड़, मचान या फिर ढांचा कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने के सुसाध्य करता है? ठीक है, कौन सा उपागम जो है छात्रों को पढ़ने के सुसाध्य करता है? ठीक है, तो सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करेगा, तो यहाँ पे देखिए फ्लैश कार्ड का उपयोग तो किया जा रहा है। और फ्लैश कार्ड क्या होते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे कार्ड होते हैं ताश के पत्ते जैसे, और इन पर क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। और उन चित्रों पे जैसे कि मनुष्य जो दैनिक जीवन के कार्य करता है, वैसे ही जो कार्य हैं उन पर जो है जानवरों को दिखाया गया है कार्य करते हुए, तो वो होते हैं फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो अब फ्लैश कार्ड का उपयोग तो कर रही है सही नए शब्द सिखाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या कर रही है? उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत कर रही है। और जब उनको टॉफ़ी देकर के पुरस्कृत कर रही है, तो उनमें जो इंटरनल मोटिवेशन सीखने के लिए तत्पर नहीं है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने को सुसाध्य नहीं करेगा, बल्कि वो उन्हें पुरस्कार के लिए सुसाध्य कर रहा है। ठीक है, परामिति विधि विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इस तरीके की गतिविधि होनी चाहिए। आपके सामने लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, तो आपको जो पसंद है बुक वो आपने ले ली और उस पुस्तक को आपने पढ़ने के लिए दे दिया। ठीक है, विद्यालय से आपको पुस्तक डेली पढ़ने के लिए मिल गई और आपसे कहा गया कि आपको ये पुस्तक अच्छी लगती है, तो अब इस पुस्तक पर हम डेली चर्चा करेंगे आपसे। तो फिर डेली तुम पढ़ के आना, जितना पढ़ो उतनी हम इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से क्या होगा कि बच्चे का विकास बढ़ेगा और उसमें सीखने के लिए भी उत्सुकता होगा। तो यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड है अरुंधति, नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। बिल्कुल सही बात है कि जब नया शब्द है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी शब्द ले लेता हूँ, एक घर लेता हूँ, एक मकान लेता हूँ और एक जो है प्लॉट लेता हूँ। तो प्लॉट यहाँ पर क्या होता है, देखिए प्लॉट प्लॉट जो है वो यहाँ पर होता है कि ज़मीन खाली है, खाली ज़मीन जो है उस पर कुछ नहीं बना हुआ, वो प्लॉट होता है। मकान क्या होता है कि प्लॉट ज़मीन के ऊपर मकान खड़ा हुआ है लेकिन उसमें घर का कोई भी सदस्य नहीं रहता। और घर क्या होता है, जिस मकान में परिवार के सदस्य रहते हैं उसको हम घर कहते हैं। तो आपसे कोई ये पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलते हैं घर जा रहे हैं। ठीक है, आप ये थोड़ी कहते हैं मकान जा रहा हूँ, प्लॉट जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि घर जहाँ होता है वहाँ पे सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो अरुंधति क्या कर रही है कि नए शब्दों का अर्थ जानने के लिए संदर्भित संदर्भ में संबंधित संकेतों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो थर्ड भी यहाँ पर सही हो गया। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती है जो विवर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो ये तो एक रोट मेमोराइज हो गया, बार बार उनसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो फोर्थ यहाँ पे गलत हो गया, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। एनिमिज्म में तो सजीव और निर्जीव के अंदर बीच में अंतर नहीं कर पाता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मतलब कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, और ये तो जो है जीन पियाजे के अनुसार में ये उसकी चौथी स्टेज के अंदर आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल, जबकि मिट्टी तो उसके सामने है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, जबकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगी। ठीक है, केंद्रीयता सेंट्रलिटी मतलब कि जो 5 वर्षीय जो नसीमा है वो कौन सी स्टेज के अंदर है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 5 वर्ष की है। तो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद कौन सी आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की उसके अंदर आती है। और उसमें जो है आपको मैंने सेंट्रलिटी बताया था थ्योरी में कि ये मान लीजिए एक मग है, ये तो गिलास है और ये एक बड़ा बर्तन है, बाउल। ठीक है, अब इसमें दूध जो इतना भरा हुआ है और इसका दूध हमने जब गिलास के अंदर डाला तो गिलास जो है फुल भर गया, जबकि बाउल कितना भरा हुआ था, आधा भरा था। तो बच्चा जो है इस बात को नहीं समझ पाता कि गिलास का और जो है बाउल का साइज में अंतर है, साइज को नहीं समझ पाता अंतर को, बल्कि वो ये जान लेता है कि इसमें चीज़ ज़्यादा है गिलास में और बाउल में कम है, क्योंकि शेप में अंतर नहीं कर पाता। तो उसमें क्या करता है बच्चा कि सेंट्रलिटी में बच्चा एक समय पे सिर्फ उसकी एक ही चीज़ पर ध्यान दे पाता है। अब मिट्टी का गोला था और इस मिट्टी के गोले को उसमें सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो मिट्टी के गोले में तो मिट्टी का वजन तो उतना ही था, मिट्टी तो यहाँ पर भी सांप में भी इतनी ही है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी को क्या कर दिया, एक फैला दिया, लंबी कर दिया। तो इस वजह से मिट्टी क्या हो गई, ज़्यादा फैली हुई दिखाई दे गई है। तो उसे केंद्रीयता सेंट्रलिटी पर फोकस नहीं हो पाता, वो एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान दे पाती है कि या तो ये तो छोटी गोला है और ये बड़ी है। ठीक है, वो ये ध्यान नहीं दे पाता कि मिट्टी को इस तरीके से गोला किया हो तो उसमें भी मिट्टी एक सही है और इसमें भी मिट्टी उतनी बराबर मात्रा में है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेंट्रलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए आंतरिक कारण, मान लीजिए आप सफल हैं, सफल हो रहे हो, आपका मान लीजिए सीटेट पास हो गया, तो आप किस कारण को आरोपित करेंगे, कि गुस्सा, गर्व, शर्म या उत्कंठा। तो हम किसको यहाँ पर जो है किसकी भावना उत्पन्न होगी, गर्व की, अपने आप पर गर्व करेंगे कि मैंने सीटेट पास कर लिया और अब मैं DSSB KVS NVS AMRS के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह अक्षर निर्माण और शब्दों के बीच अंतर रखने में भी चुनौती का अनुभव करती है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस सीखने की अक्षमता की ओर संकेत करती हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, लिख नहीं पा रहा है, और लिख नहीं पा रहा है तो कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर होगी। मैंने आपको बताया था कि हम लिखते किस पर हैं, जैसे ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पर, तो और लिख नहीं पा रहा है तो कौन सी बीमारी हो गई, इसको डिस्ग्राफिया।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, ये क्या होता है? ADHD मतलब कि इसमें बच्चा जो है ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो एक बात पर ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होती है पढ़ने में कमी, वो पढ़ नहीं पाता, ठीक है, अच्छी तरीके से। और डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया मतलब कि गणित की जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाता, उसे कैलकुलेशन में गणित में करने में समस्या आती है, गणित को करने में समस्या आती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दर से विकसित होते हैं? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक दिशात्मक होता है? बिल्कुल गलत है। विकास जो है सीधा एक रेखा में एक दिशा में नहीं होता, ठीक है। विकास एक आयामी होता है, मतलब कि एक ही तरफ बढ़ता है। जैसे कि आपका छोटे बच्चे थे तो आपका एक ही आयाम बढ़ा, जैसे कि आप सिर्फ या तो लंबे लंबे हो गए और आपका मोटाई नहीं बढ़ी, या फिर आप मोटे मोटे हो गए लेकिन आपकी लंबाई नहीं बढ़ी। तो विकास एक आयामी नहीं होता। विकास की दिशा जो है प्रोक्सिमो डिस्टल और सिफेलोकोडल होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है नीचे से ऊपर की ओर भी चलता है और केंद्र से बाहर की ओर भी चलता है। जैसे कि आप जब बढ़ते हैं, छोटा बच्चा, जब आप छोटे बच्चे से आप वयस्क बनते हैं तो आपका शरीर जो है लंबाई में भी परिवर्तन होता है और साथ साथ आपके शरीर की मोटाई में भी परिवर्तन होता है। तो विकास जो है दोनों तरीक़ों से होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, विकास एक सतत प्रक्रिया भी है, लेकिन हमसे पूछा अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है 32 क्वेश्चन कर लिया आज के मॉक टेस्ट में। तो फ्रेंड्स 32 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हुए वो कमेंट करना। और फ्रेंड्स आगे जो है आपको इससे भी बेहतर वीडियो मिलेगी मॉक टेस्ट की, जब तक कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती सीटेट की, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।